सो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसपे पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है, और हमें पता है वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। अगर मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चार्ज को लेके जाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल तो सेम होता है, तो Vp माइनस Va जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। और वर्क डन जीरो होकर के हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। मतलब सरफेस जहाँ पे भी है, किसी भी पॉइंट पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया जाता है तो उस पॉइंट के पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल होती है, मतलब उस पॉइंट से 90 डिग्री पे होती है। तो अगर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज करो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसे निकलेगी, तो ये एंगल जो होगा वो 90 होगा। तो 90 पे होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा है, कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पेपर में आता है हमारे पास कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल surfaces of single point charge are concentric spherical surfaces centered at the charge। तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट चार्ज पड़ा है, ये रहा मेरे पास चार्ज Q, तो इसका अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है बेटा वो दूरी पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस। तो ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फीयर बन जाएगा ऐसा, ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसे ही एक और एक स्फीयर बना दो बड़े रेडियस का, उससे बड़े रेडियस का, तो इस तरह से आपके पास ये रेडियस सेम हैंगे, तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास कोइंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस बन जाएंगे। तो हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते हैं, ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ऐसे इससे बड़ा स्फीयर बना दोगे वो चौथा कोइंसेंट्रिक स्फीयर हो जाएगा। मतलब पहले पे पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम, दूसरे पे पूरे पे सेम, आपस में इनका फर्क हो सकता है पोटेंशियल का, इधर हो सकता है पोटेंशियल का फर्क, लेकिन सेकंड स्फीयर के पूरे सरफेस पे सेम पोटेंशियल होता है। ओके, तो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, वो होते हैं कोइंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस। सेंटर उनका होता है चार्ज, और आप आसपास उस चार्ज को सेंटर लेके आप स्फीयर बना दो, हर एक स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। ओके, एक और तीसरा पॉइंट आता है सर, सेकंड पॉइंट दोबारा बता दो सर। बताता हूँ बेटा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बेटा कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज आपके पास पड़ा है, मैं दोबारा से इधर बनाता हूँ आपके पास। अगर सपोज करो ये सिंगल पॉइंट चार्ज है, ये है ना, आपने इसके पास एक ऐसा सरफेस बनाओ जहाँ पे पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है बेटा, पोटेंशियल चार्ज से दूरी पे डिपेंड करता है। तो आप इसके आसपास एक सर्कल बना दो, ये रहा एक सर्कल जो जिसका सेंटर ये Q है। आप एक और सर्कल बना दो जिसका सेंटर फिर से Q है। आप एक और सर्कल बना दो ये देखो, ये सारे सर्कल अलग अलग सर्कल बना दो आप मैं एक और बना देता हूं। ये जो सारे सर्कल्स हैं बेटा, ये फर्स्ट नंबर स्फीयर है, मतलब ये सर्कल हम ऐसे बना रहे हैं, ये एक्चुअल में हमारे को 3D में क्या है, स्फीयर है, एक बॉल है बड़ी सी, इन सबका सेंटर क्या है, ये Q। तो ये सारे सरफेस जो हैं वो हमारे Q से बराबर दूरी पे, ये पूरा एक पहला सरफेस जो है Q से R दूरी पे है, दूसरा जो होगा
वो सपोज करो R1 पे है, तीसरा जो है वो R2 पे है, और चौथा जो है वो R4 पे। मतलब ये जो स्फीयर बने हैं, इन सभी स्फीयर के सरफेस पे कोई भी पॉइंट होगा, उसकी दूरी हमारे चार्ज Q से सेम है, और अगर दूरी सेम है तो पोटेंशियल उसका वहां पर सेम होता है ना। तो पोटेंशियल जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अगर चार्ज Q है, इसको हम कैपिटल Q ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल Q दिया है, तो हमारा चार्ज अगर कैपिटल Q है तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे। जैसे जैसे R की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे पोटेंशियल बदलेगा। अगर R सेम रहेगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखता है, वो एक स्फीयर होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कितने होंगे, स्फेरिकल सरफेसेस होंगी। एक स्फीयर, सभी के पोटेंशियल सेम, बड़ा स्फीयर फिर पोटेंशियल सेम, उससे बड़ा फिर पोटेंशियल सेम। तो इन स्फीयर्स में आपस में पोटेंशियल का फर्क हो सकता है, ये आपस में पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं, लेकिन पूरा स्फीयर का सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल। क्लियर हुआ? हाँ जी। यस सर। ओके। हो गया सर। तीसरा पॉइंट है हमारा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी ये पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करेंगी तो उस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता, किसी भी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कट करते हैं, सपोज करो ये मैंने लाइन से सरफेस दिखा दिया, तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 है, ये 2 है, तो अगर ये कट करते हैं तो 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, किस डायरेक्शन में होगी बेटा, नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। ई जो है, ई जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 पे होती है। ये क्या परपेंडिकुलर आया, मतलब ये साइन क्या शो कर रहा है, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस 90 डिग्री पे होते हैं। अगर आपका फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे E1। और दूसरे पे कैसी होगी, E2। ये 90 इधर और ये 90 इधर, ये E2। तो जिस भी जगह पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, दो सरफेस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो बेटा एक लाइन बनती है। तो पूरी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे तो वहां पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और हमने पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती किसी भी पॉइंट पे। इसका मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? एनी डाउट्स? नो सर। Okay. Now the next topic is relation between electric field intensity and electric potential। मतलब E और V में क्या रिलेशन है, E एंड V। तो आप क्या करो, आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंसीडर करो। आप मानो ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, 1 2 3। ये 1 एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 2 भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और 3 भी किसी भी चार्ज का। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज पड़ा है Q, उसके ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, इनमें आपस में पोटेंशियल का फर्क है। यहाँ से यहाँ भी फर्क है, यहाँ से यहाँ भी इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल का फर्क है। सपोज करो मैंने ये एक पॉइंट P यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ये रहा P पॉइंट, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर हमने क्या किया, एक चार्ज को इस P पॉइंट से उठा करके सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम 1 की इधर इधर को ले गए। यस, इन दोनों में दूरी थी dr। ठीक हो गया। तो एक प्लस Q चार्ज मैंने यहाँ पे रखा
ये प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से पी से उठा करके मैं इधर ले गया, सपोज करो ये पॉइंट क्यू है, ठीक है जी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक वर्क किया हमने। समझ आ रही है बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. This figure shows a cross section of set of equipotential surfaces. Let the potential difference between each surface is dV. हर एक में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, dV का। तो आप मेरे को बताओ, ये चार्ज बेटा यहाँ पर है, ये वाला आपका चार्ज, तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा कौन से सरफेस पे होएगा, 1 पे, 2 पे या 3 पे? सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस पे होगा? इस चार्ज के कारण बन रहे पोटेंशियल। सक्षम, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन से सरफेस पे होगा बेटा, 1 पे, 2 पे, 3 पे? सर पोटेंशियल सर 3 पे सर। 3 पे सबसे ज्यादा होगा। यस सर। पोटेंशियल की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? सर वर्क डन सर ज्यादा होगा सर 3 के पास, जब अपन लेके जाएंगे तो चार्ज सर। ये देखो, ये मैंने जो सर्कल किया है ये क्या कहता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ही कहता है ना? यस सर। पोटेंशियल एट ए पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, 1/4πε/Q, वो तो ये रहा। तो पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब इस चार्ज Q के कारण यहाँ पे पोटेंशियल बन रहा है, तो अगर दूरी बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा, कम होगा। यस सर। है ना? तो ये देखो Q से ऐसे जा रही है लाइन, तो ये पहले आया, इस पे पोटेंशियल V1, इस पे मानो V2 और इस पे मानो V3। तो सबसे बड़ा कौन सा है, V1, फिर V2 और फिर V3। हाँ जी, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो इसका मतलब जो पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा ना, उस पे पोटेंशियल उतना कम होगा, ठीक है ना? उस पे पोटेंशियल उतना कम होगा। ये मैं सारी लाइन हटा रहा हूँ क्योंकि फिर समझना हमने और कुछ है। तो अगर मैं देखो P से Q लेके गया, है ना, मैंने माना कि dr दूरी है, तो P से Q लेके जाने में पोटेंशियल कम हुआ, है ना? तो अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ, वर्क डन, है ना, तो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में पोटेंशियल का फर्क कितना होगा, वो होगा वर्क डन फ्रॉम, अगर ये मैं पी क्यू करता हूं तो इसको पी क्यू लिख देता हूं, वर्क डन पी टू क्यू अपॉन चार्ज। हाँ जी बताओ, क्लियर है ना ये? यस सर। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल। अगर मैंने पी से क्यू के बीच का डिफरेंस लेना है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल एट क्यू माइनस पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी क्यू बटा क्यू। और अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ कि पी से क्यू मूव करने में मेरे को कितना हुआ, तो क्यू इंटू वी क्यू माइनस वी पी। हमने क्या बोला, हर सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डीवी। लेकिन अब आप ये देखो, वी क्यू ज्यादा है कि वी पी ज्यादा है? वीपी। वी पी ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा होगा माइनस क्यू डीवी, वर्क डन आएगा माइनस क्यू डीवी। हाँ जी, ये बात समझ आ गई कि वर्क डन माइनस क्यू डीवी कैसे लिखा गया? हाँ जी बेटा, यस सर, आ गई सर समझ। नेगेटिव इसलिए शो किया गया क्योंकि पी से क्यू में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो बाहर से वर्क करने की जगह अपने आप ही ये चला जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट potential decreases from point P to Q। P से Q जाने में पोटेंशियल आपका डिक्रीज कर रहा है। तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ गई बेटा, W की वैल्यू आ गई माइनस क्यू डीवी। इसको 1 नंबर इक्वेशन दे दो। वर्क डन एक और तरह से भी निकाला जा सकता है। ऑल्सो वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन की एक और बेटा फॉर्मूला होता है, बता सकते हो क्या होता है वर्क डन?
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। हाँ जी, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना बेटा। एफ यस सर। और इधर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी है डी आर, पी से क्यू जाने में कितनी इन आपस में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की दूरी कितनी थी डी आर। तो हमने क्या लिखा एफ डॉट डी आर, और एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस चार्ज जो क्यू को हम लेके जा रहे हैं इस पे कितनी फोर्स लग रही है वो किसके लिए होती है, क्यू इंटू ई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू ई डॉट डी आर। तो हमने एफ की वैल्यू पुट कर दी क्यू ई, और ये आ गया क्यू ई डी आर, और यहाँ पे दिस वर्क कम्स आउट टू इक्वल टू क्यू ई डी आर कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो ये चार्ज था इधर से, अगर ये यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ मैं, इस चार्ज के कारण यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चली और इधर को जा रही है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये और डी आर की डायरेक्शन है ये, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डी आर ऐसे। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चार्ज को मूव करना है, हो सकता है आप उसको डी आर इधर मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की ओर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू ई डी आर कॉस ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन। हाँ जी सक्षम, क्या सक्षम आज तो मैं कर रहा हूँ 25 अर्नव। हाँ जी अर्नव सक्षम। यस सर यस सर। बातें करने लगे आप। नो सर सक्षम ने लगा दिया। चलो वर्क डन हमने निकाला माइनस क्यू डीवी और वर्क डन निकाला क्यू ई डी आर कॉस थीटा, ये दोनों सेम होंगे वर्क डन। ये दो तरीके अलग अलग तरीके से हमने वर्क डन निकाला। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वेट कर दो तो आपके पास क्या आ गया, माइनस क्यू डीवी इज इक्वल टू क्यू ई डी आर कॉस ऑफ थीटा। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। ये जो ई कॉस थीटा है ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। ई कॉस थीटा कहाँ आएगा, ये डी आर की डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज मूव कर रहा था। तो ई कॉस थीटा को आप ई एक्स लिखो, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट काम करेगा जिस डायरेक्शन में आपकी चार्ज की मूवमेंट हो रही है। तो चार्ज की मूवमेंट हो रही थी हमारी पी से क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पी से क्यू में कौन सा हो गया, ई कॉस थीटा। तो चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उस डायरेक्शन का आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाता है, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन विद पोटेंशियल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोला जाता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर वो डायग्राम वाला पेज खोलना एक बार। हाँ जी बेटा, सर वो डायग्राम वाला पेज खोलना। ये लो मैं डायग्राम फिर से बना एंगल। हाँ जी हाँ जी सर थीटा एंगल, थीटा एंगल कौन सा है सर, बताता हूँ अभी। एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। डायग्राम फिर से बना के आपको मैं थोड़ी क्लैरिटी करता हूँ इसकी, वेट करो एक मिनट। ये अब हमें 3 सर्कल्स नजर आ रहे हैं बेटा।
हाँ जी सक्षम अर्नब, 3 सर्कल्स नजर आ रहे हैं बेटा? यस सर, यस सर। तो ये मानो ये बिल्कुल सेंटर में आपका एक चार्ज Q पड़ा है, तो ये तीनों इस चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये एक्चुअल में स्फीयर है, ये स्फीयर है, क्योंकि हम ये व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हैं तो इसको सर्कल बना सकते हैं। 3D में आप देखोगे तो ये स्फीयर है। ठीक हो गया? ओके। तो इस स्फीयर के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, यहां से सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये ले ली कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर से इधर और इधर से इधर ऐसे बाहर जा रही है। ठीक है ना? ओके। आपने इधर एक पॉइंट P उठाया, आपने इधर माना कि एक P पॉइंट है, ये पॉइंट P है। आपने एक चार्ज को इस P पॉइंट से एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे पे ले गए आप। ठीक हो गया यहाँ पे? ठीक है जी। इसको थोड़ा Yes, सा sir. अगर मैं इंक्लाइन बना दूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये तो आप ये P पॉइंट से आप एक Q चार्ज को Q पॉइंट पर ले गए, इन दोनों में दूरी थी dr और पोटेंशियल का फर्क कितना है इन सरफेसेस में? dV का। ठीक हो गया? तो आपने ये वाला एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही और आप मूव किया आपने Q से R, ये वाला एंगल जो है ये, इसको माना हमने थीटा, ये वाला एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का PQ की तरफ कौन सा कंपोनेंट एक्ट करेगा बेटा? E cos थीटा। हाँ जी अर्नब? यस सर, आ गया सर। समझ आ गया? तो मतलब क्या ये है, लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही ले ले फिर। हाँ उसके ऊपर ले लो। एक्चुअल में क्या है, ये सिर्फ डिराइव करने का तरीका है बेटा। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है। हर जगह पे आप जब चार्ज को मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना बेटा, वो देखो, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी लाइन जाएगी। अब आप इसको यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ, इसका इधर कंपोनेंट ही एक्ट करेगा। देखो आप, हमेशा जरूरी नहीं है ना आप इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के तरफ ही मूव करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ओके सर। अगर ये देखो, आ गया सर। ये पॉइंट से ये लाइन बिल्कुल सीधी चलेगी ऐसे, ये लो, है ना? और इसी के साथ एक और लाइन आप ऐसे ले आइए, लो। अब अगर आप चार्ज को आप यहां से उठा करके यहाँ पे ले गए, ये देखो, अब आप यहाँ से यहाँ ले गए तो एक्चुअल में तो क्या हुआ, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस लाइन में तो कोई डायरेक्शन नहीं थी, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इधर क्या काम करेगी, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एंगल हो गया। ये एंगल अगर आप मानोगे अल्फा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो पी क्यू की डायरेक्शन में ई का क्या कंपोनेंट निकलेगा बेटा? ई कॉस अल्फा। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr। ये dv क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और dr क्या है? डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी, दोनों सरफेसेस के बीच की दूरी। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ये dv बाय dr का मतलब होता है कितना पोटेंशियल बदला कितने डिस्टेंस के साथ। और कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ जब बदलती है रेशो में, हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। किसका? अगर ये पोटेंशियल बदल रहा है तो इसका नाम हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर हुआ बेटा ये? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स बेटा? नो सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। सपोज करो एक पॉइंट है ए
यहाँ पर हमारा चार्ज पड़ा है प्लस Q1 और एक पॉइंट बी है, यहाँ पर मैं एक चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से, ये रहा Q2 एट इन्फिनिटी, इसको मैं उठा करके यहाँ पे लाके रखता हूँ और ये पॉइंट जो है ए से कितनी दूरी पे है, इन दोनों की दूरी है r। तो पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल होता था इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके लाने में जितना काम करना पड़ता है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है। लेकिन अगर कोई और चार्ज आएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वर्क स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूँ, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इसके कारण बन रहा है यहाँ पे पोटेंशियल, अपॉन r स्क्वायर। हाँ जी ठीक है ना। और दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, VB इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो से चार्ज को यूनिट चार्ज को यहाँ पर लाया गया। और अगर मैं Q2 चार्ज को लाता तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 to point B will be equal to potential into the magnitude of charge। किसी भी एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके बी पॉइंट पे लाने में कितना काम करना पड़ेगा मैं कैसे निकालूंगा, मैं इधर का पोटेंशियल जानता हूं, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के साथ, तो टोटल वर्क आ जाएगा मेरे पास। तो वर्क किसके इक्वल आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by r square into Q2, and this work is stored in the form of potential energy in the charge। तो यही पोटेंशियल एनर्जी है। इधर r स्क्वायर नहीं था, ये r था, r इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q by r होता है पोटेंशियल, गलत लिख दिया था मैंने, r स्क्वायर नहीं r था, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो पोटेंशियल क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 by r, और पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं Q2 चार्ज को उठा करके यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, इस पॉइंट के पोटेंशियल से चार्ज के मैग्नीट्यूड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना है, ये रहा, चार्ज कौन सा उठा के ला रहा हूँ, Q2, तो मेरे को वर्क इतना करना पड़ेगा, और ये जो वर्क है ये इस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इस Q2 चार्ज में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर वो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। हाँ जी सक्षम, यस सर। रामदेव क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। चलो नाउ नेक्स्ट इज एरिया वेक्टर। वैसे तो एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कुछ केसेस में हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं, क्योंकि एरिया के साथ एंगल बदलने पे उन क्वांटिटीज की वैल्यू भी बदल जाती है। तो एरिया वेक्टर होता क्या है, अगर कोई भी एरिया ले लो आप, सपोज करो ये एरिया है और मैंने इसका एरिया वेक्टर लेना है, तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लेना चाहूँ तो एरिया वेक्टर इसका नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया लेता हूँ। तो मेरे पास अगर सपोज करो ये है हमारे पास एक कोई शीट है इस तरह से पड़ी है, तो इस पे 90 डिग्री का एंगल अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं, ये रहा 90 का एंगल, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी एन कैप, और एन कैप डायरेक्शन क्या होती है, एरिया से 90 डिग्री पे जो लाइन होती है। ओके, तो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इन सम कंडीशंस। हाँ जी बेटा, 90 के अलावा कोई और लाइन नहीं होती? नहीं कोई और 90 डिग्री वाली 90 भी होगा, नॉर्मल टू एरिया। देखो ये शीट है बेटा, इसका एरिया है ना, ओके सर, आ गया सर समझ। अगर शीट ऐसे रखी तो इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा इसके, ठीक है ना। तो अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूंगा तो वो प्लेन ऑफ के परपेंडिकुलर ही होगा, एरिया के परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, तो हमारे पास अगर मैं एरिया वेक्टर लूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप, जो एन कैप जो है वो नॉर्मल टू एरिया होगा। ये कहाँ पे काम आता है बेटा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में काम आता है। इलेक्ट्रिक
फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक एरिया में से गुजरती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी है कि एक एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, वो नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया in an electric field is a measure of electric field lines crossing that area. It is denoted by phi। तो ये phi से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये क्या है? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया में से गुजर रही हैं। तो ये देखो, अगर हम ये कहें, एक और चीज ध्यान रखनी है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किससे पता लग सकता है? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गिन के ये बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं एक जगह पे कहता हूँ, सपोज करो एक मेरे पास ये सर्कल है, इसमें से मैं कहता हूँ 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, और फिर मैं कहता हूँ इसमें से अब 30 गुजर रही हैं, तो 10 के मुकाबले 30 अगर गुजर रही हैं ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम पे ज्यादा होगी जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक मैं एरिया वेक्टर ले लूं, सपोज करो ये हमारे पास एरिया है, इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो अल्टीमेटली number of electric field lines crossing this area is the measure of electric flux। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा एरिया है डी ए। तो इस एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ये हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So as we know that number of electric field lines crossing a unit area placed normal to electric field at a point is the measure of electric field strength at that point। तो अगर एक एरिया को, अब ये देखो, ध्यान से देखना मेरे हाथ की तरफ, ये देखो, अब ये एरिया बेटा सपोज करो, ये देखो, तो अगर एक ये शीट ये एरिया है, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ये क्या बताएंगी यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। और अगर अब ये सोचो, ये एरिया ऐसे सीधा खड़ा था मेरी शीट, अगर मैं शीट को ऐसे बेंड कर देता हूँ, ये देखो, तो पहले ये शीट ऐसे खड़ी है, इधर से एक लाइन आई, ये इसमें से गुजर रही है ये वाली लाइन, लेकिन अगर मैं शीट को ऐसे बेंड कर दूं तो ये लाइन इसके ऊपर से गुजर जाएगी। वैसे ही बिल्कुल नीचे से जो ये लाइन गुजर रही थी, अगर मैं इसको एरिया को ऐसे बेंड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इनमें गैप आ जाएगा। तो हमारे पास अगर मैं एरिया का एंगल बदल दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी वैल्यू बदल जाती है। तो अगर छोटा सा एरिया है डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो ये ई डॉट डी ए जो होता है ये हमें बताता है फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर मैं ओवर द क्लोज्ड एरिया पूरे सरफेस पे निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर द होल सरफेस। तो पूरे सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो वो मैं निकाल सकता हूँ ई डॉट डी एस। तो ओवर अ क्लोज एरिया में इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात समझ आई आपको, क्या होता है ये? यस सर। ये क्या बढ़ाया सर इंटीग्रेशन के साइन के बीच में आपने? ये बेटा ओवर द क्लोज एरिया, ये बताता है कि हमारा एरिया बंद है। ये तो ये जो है ना, ये बंद है, देखो ये क्लोज है, ये है ना।
ओके सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्लोज के साथ ही बेटा गिना जाता है। आगे आपको मैं बताऊंगा। अभी ये जब हम गॉस थ्योरम करेंगे उसमें क्या होता है, देखो कि अगर ये देखो ये एक मैंने क्लोज एरिया बना दिया, एक सर्कल, इसके बीच में एक चार्ज पड़ा है क्यू। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें ये बताता है इस एरिया में से कितनी लाइनें निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखो ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बेटा बाहर, ठीक है ना। तो इनका नंबर जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा मतलब वहां पे नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। अब अगर मैं बाहर एक और चार्ज बना दूं, ये रहा Q1, ये रहा चार्ज, ये वाला मेरा एरिया था, ये DA, ये एरिया है एक क्लोज एरिया। अब Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, ऐसे गई चली, है ना। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, ऐसे चली गई, एक और निकली, ऐसे चली गई। अब ये DA एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं बताओ। ये जो सी है ना, ये एंटर गई पॉजिटिव, ये एग्जिट कर गई नेगेटिव। अल्टीमेटली इसके अंदर से कोई भी नहीं गुजर रही, आने वाली आई और बाहर निकल गई। इसके साथ एसोसिएटेड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है? 0। तो हमेशा ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ वही चार्ज बनाएगा जो उस क्लोज्ड एरिया के अंदर पड़ा है। फ्लक्स कौन सा चार्ज बनाएगा बेटा? जो क्लोज्ड एरिया के अंदर पड़ा है। बाहर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से आती है और फिर बाहर निकल जाती है, नेट 0 हो जाता है। अगर आने वाली को पॉजिटिव लोगे, जाने वाली को नेगेटिव ले लोगे तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन इस क्यू चार्ज के कारण देखो, ये इसके अंदर आए, अंदर से बाहर निकली, लेकिन ये वापस अंदर नहीं आई इससे। तो अल्टीमेटली ये बाहर निकल रही है, ये भी बाहर निकल रही है, ये भी बाहर निकल रही है, ये भी बाहर निकल रही है। एक बारी ही ये सरफेस के साथ टच होती है। ये वाली यहां से अंदर आई और यहां से बाहर गई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस एरिया DA ड्यू टू दिस चार्ज इज 0। तो ये जो हमने इंटेग्रल का साइन बनाया था, ये इसके साथ ये बनाया, ये क्लोज सरफेस, ओवर अ क्लोज सरफेस हमने बनाया। ये एक क्लोज सरफेस में, ये वाला जैसे ये क्लोज सरफेस है, ये बंद है। अर्नब क्लियर हुआ बेटा ये बात? यस सर। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसकी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, पाई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ E डॉट DA। ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, क्योंकि E और DA में एंगल भी मायने रखता है। अगर एंगल बदल दोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। ये देखो, ये है आपका एक लाइन आई, ये ऐसे निकल रही थी। अब आपने क्या किया, इसको बेंड कर दिया, ये आपने इसको ऐसे थोड़ा सा बेंड कर दिया, इसको नीचे को कर दिया। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी इसको थोड़ा सा भी नीचे कर दिया, इसके सपोज करो इसके नीचे को कर दिया आपने, एक मिनट इधर, ये 3D में शो कर सकते हैं हम, इससे ना शो नहीं हो रहा। जैसे ये लाइन इधर से इसके ऊपर से निकल रही थी, ऐसे इसके अंदर से निकल रही थी, लेकिन अगर आपने इसको बेंड कर दिया, इस एरिया को आप थोड़ा सा नीचे को बेंड कर दोगे आप, तो क्या होगा, ये लाइन इसके ऊपर से निकल जाएगी। तो अल्टीमेटली एंगल बिटवीन E और DA मायने रखता है, एंगल मायने रखता है। सोचो ये सीधी है, ये लाइन इसमें आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर दूं तो ये देखो, ये लाइन तो यहीं पे थी, लेकिन क्या हुआ, ये एरिया नीचे चला गया। तो एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसकी यूनिट्स निकालें तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया की क्या होती है हमारे पास, न्यूटन पर कूलम, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन फोर्स पर यूनिट चार्ज, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की यूनिट्स क्या हो गई, इसकी यूनिट्स हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। कितनी लाइंस एरिया को क्रॉस कर रही हैं,
एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो सिर्फ एक नंबर है, कितनी लाइंस, कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक एरिया को, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा यहां तक? सक्षम? यस सर। क्लियर है? यस सर। आज के लिए बहुत है। कल हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे बेटा, गॉस थ्योरम। थोड़ा लंबा टॉपिक है तो वो एक साथ करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो हम ये यहाँ तक ही आज करते हैं। नेक्स्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके ओके सर। तो इक्विपोटेंशियल ओके सरफेस सर। आपने ये सारा कुछ पढ़ लेना। अगर कोई डाउट्स होंगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके ये सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है बेटा? ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।